हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आप तक फौरन पहुंचे। आमिर कई दिनों से पाया के साथ एक छत तले रह रहा था क्योंकि वह किसी काम के सिलसिले में उनके घर आया था। पाया एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर पाया के शौहर हसन की आंखें शायद देखने के काबिल नहीं रही थी। इसका दिल एहसास से आरी हो चुका था। आमिर को पाया से हमदर्दी होने लगी। सुबह के 4 बजे बज चुके थे और वह काफ़ी देर से सड़कें नाप रहा था। इसने गाड़ी का रुख पाया कि एक दोस्त के घर की तरफ किया और वहां से पाया को घर ले आया। घर पहुंचने के बाद पाया काम करने में मसाफा हो गई और आमिर भी ज़्यादा देर तक अपने कमरे में रहा। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर आमिर अपने कमरे में चला गया। दिन के 10 बजे बज चुके थे और वह सोने के लिए लेटा ही था कि दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पाया ने अंदर झंका और कहा, मैं अंदर आ जाऊं। आमिर ने इस बात में सर हिलाया। पाया फिर शर्मीली सी होकर बोली, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। पाया रेशमी गावन पहने कमरे के वस्ता में खड़ी थी। बाल पूना टेल की कैद में कसमसा रहे थे और पलकियां आंखों पर लर्ज रही थी। आमिर ने भारी खुमार आलूदा आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहां आता हूँ। पाया बाहर निकल गई। आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ा। पाया वापस अपने कमरे में चली गई तो आमिर हिचकी से उठा और चप्पल पहनकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके बदन पर घंटीन सी ऐंग रही थी। इसके दरवाजे के सामने खड़े होकर इसने लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धकेला। वो आसपा टबको खुला हुआ था। इसने कदम अंदर रखे और दरवाजे को अपने कबा में बंद किया। वो कमरे के वस्ता में अबकिना सी टहल रही थी। इसे देखकर नर्वस अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे लगा था जैसे किसी ने खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। वो नाजुक हाथ की मकाऊटी उंगलियों को मौकती हुई बोली, तुम्हें खामखा वहम हो गया है। पाया यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डबिया कालीन को अपने पैरों से औंधता हुआ आगे हुआ और वैसे भी अब मैं यहाँ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो। डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूँगा। वह इसकी तरफ बढ़ा और इससे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ लेटो। पाया ने आमिर को देखा। इसकी निगाहों में खुमार सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो हियाकटी हुई सी कंपते हाथों से कंबल को ठीक करती बेड पर लेट गई। आमिर ने इसे देखा। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। नरम गुलाबी अवकाशाओं के बीच सूटवा नाक का कामे चेहरे को खूबसूरती बकास रहा था। सिया बड़ी बड़ी खुमार आलूदा आंखों पर पलकों की बाल होले होले लर्ज रही थी और होठ गुलाबों का अक्स छीन लाए थे। इस लम्हे आमिर को लगा वह इस लड़की को पसंद करने लगा है। शुरू में वह इसकी खूबसूरती पर पाया पाटा हुआ था, मगर इस लम्हे इसे अपने आप में वाजिब तब्दीली का एहसास हुआ था। वह अब किना सा हुआ। वह शादीशुदा थी और इसके एक करीबी दोस्त की बीवी थी और वह उनके घर चंद दिन का मेहमान बनके आया था। आज नहीं तो कल इसे वापस चला जाना था, कभी ना वापस लौटने के लिए। यही चंद रातें थी जो वह यहाँ गुजार सकता था। क्या मैं वाकई इसे पसंद करने लगा हूँ? इसने अपने अब से पूछा और पहलू बदल कर रह गया। पाया सकिटा लेटी हुई थी, इस बात से बेखबर कि इसका शौहर इस शहर में ही कहीं मौजूद था। किसी हसीना की उल्थों के साए में अपने सबू रोज बिसकर रहा था और जल्द ही इसे तलाक देने पर तला हुआ था। इसे परवाह नहीं थी कि पाया का क्या होगा। इसके नाम पर मटलका का टया लग जाएगा और वह माँ बाप के घर भेज दी जाएगी क्योंकि इसकी जगह लेने कोई और आ जाएगी। आमिर के दिल में कसक सी जागी। हसन से बात हुई तुम्हारी? इसने हिचकी से पूछा। वह बोली, हाँ सुबह हुई थी, दिन के 10 बजे के करीब फ़ोन किया था मैंने उन्हें। अच्छा क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, अभी उन्हें कराची में बहुत काम है। वह बता रहे थे कि कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। वह सादगी से बताने लगी। इसका शौहर इसे साफ धोखा दे रहा था, मगर वह इस पर यकीन किए जा रही थी। अगर आमिर इस वक्त पाया के कमरे में मौजूद था तो वह भी इसके शौहर की वजह से। अगर वह इसे तवज्जो और मोहब्बत देता तो ऐसा कभी ना होता। कितने दिन लगेंगे? आमिर ने पूछा तो पाया ने कहा 2 दिन का। वह बोल रहे थे लेकिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। आमिर ने इसे अफसोस से देखा। इसकी मोहनी सी सूरत के गिर्द रेशमी बालों की लट पहरा दे रही थी और हमटा फूल की पंखुएं की मनांड शादाब थे। हसन की बिपाटा ने आमिर के लिए मौका पाआम कर दिया था। अगर वह इसे तलाक दे देता तो आमिर इसे अपना सकता था और इसका साथ यकीनन खुशियों भरा होता।
वह इसके लिए दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस कर रहा था। अगर हसन इसे तलाक दे देता तो शायद इसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती। वह पाया को अपने साथ ले जाता और मोहब्बत के मतलब समझा देता। वह खुद गरज होने लगा था। कल हसन की जिस बात पे इसे गुस्सा आया था, आज वह इसे अपने हक में बेहतर महसूस होने लगी थी। अच्छा होगा अगर वह इसे छोड़ देता है, इसने दिल ही दिल में सोचा और सर इसके करीब ही तकिए पर रखकर इसे एकटक देखने लगा। वो नींद की वादियों में जा ठहरी। वह इसे सोते हुए देखता रहा। आमिर सुबह के 8 बजे के करीब ही घर से निकल आया था। पाया तब सो रही थी। वो हसन की कार लेकर निकला था और ड्राइव करता हुआ एक 3 मंजिला होटल के हट में जा रुका और डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ते का ऑर्डर दिया। इसने फ़ोन निकालकर हसन को कॉल मलाई घंटी जाती रही, मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। कई बार कोशिश करने के बाद इसने हल्का फ़ोन रखा और नाश्ता करने लगा। इसके दिमाग में कई तरह के कायलटा चल रहे थे। इसे पापा ने इस्लामाबाद से पिलटा का मामला हल करने के लिए भेजा था और वह उन मामलात में फंस गया था। मुड़कर घर राब्ता ही नहीं किया था। वह पाया के लिए दिल में अजीब से जज्बे लेते हुए महसूस कर रहा था। रातों रात इसकी दिल की दुनिया बदल गई थी। वह रात को बहुत देर तक इसके कमरे में रहा था और न जाने कब अपने रूम में आकर इसके बारे में सोचते सकट सो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह फ़कत हमदर्दी का जज्बा था, वाकई इसका दिल हरजाई हो गया था। नाश्ता खत्म करके इसने बिल अदा किया और काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर के पीछे एक चाकू कुबंडसा क्लार्क बैठा हुआ था। आमिर को करीब आते देखकर इसने सवालिया अंदाज में इसे देखा। यहाँ कोई हसन फारूक साहब ठहरे हुए हैं। इसने कोहनी काउंटर के शीशे पर टकाकर हसन के बारे में इस्तेआसा किया था। क्लार्क मुस्तैदी से सामने रखे कंप्यूटर की तरफ मट हो गया। इसने कहा, जी हम हसन फारूक कमरा नंबर 245 में ठहरे हुए हैं। इसका कमरा दूसरे फ्लोर पर था। आमिर ने क्लार्क का शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। 1 मिनट सर, क्लर्क ने इसे पुकारा था तो आमिर ने पलटकर कहा, हम बोलो, अगर आप हसन फारूक साहिब से मिलना चाहते हैं तो मैं मार्टा से कहना चाहता हूँ आप उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। आमिर ने बांह उचका के इसे देखा और कहा, क्यों? उन्होंने सख्ती से मना किया है सर, कोई भी उनके कमरे की तरफ ना जाए। आमिर ने सख्त लहजे में कहा, वह मेरा दोस्त है और मुझे इससे अभी मिलना है। सॉरी सर, हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। हम क्लाइंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखने के पाबंद हैं। वोट टस से मिस नहीं हो रहा था। आमिर ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा और हसन को दिल ही दिल में गालियां देता बाहर आ गया। यकीनन वह रात भर के जागने के बाद बदमज़ा होकर सोया था और सोने से पहले होटल स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना कर दिया था। यह भी हो सकता था कि इसे आमिर के आने का अंदेशा पहले से हो और इसने इसका सट्टडब्बा किया हो। गाड़ी में चंद लम्हे बैठने के बाद इसने असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव की गई थी और एक का आती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आमिर ने आवाज़ से बोलने वाले की उम्र का तकाजा 40 से 45 के दरमियान किया था। जी असलम रहमानी बोल रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं आमिर दाऊद बोल रहा हूँ। रहमानी साहब, इस्लामाबाद से आया हूँ। उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा, इसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी तारी रही। जी कैसे याद किया अपने इस खादिम को? रहमानी की आवाज़ आई थी। पिलटा का जो मामला उलझ गया था इसे सुझाने आया हूँ। रहमानी साहब, आमिर ने कहा, आधी रकम अदा की जा चुकी है और बाकी की 1.5 करोड़ की रकम में अदा कर दूंगा और पिलटा का कब्जा ले लूंगा। दूसरी तरफ फिर खामोशी छाई थी। देखिए, यह इतना आसान नहीं है। वह प्लाट बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है। मैं मार्टा खा हूँ, आमिर ने हमाल हुए अंदाज में कहा। यह कैसे कर सकते हैं? अब वह जगह फाइनल हो गई थी और कागजात पर भी दस्तखत हो गए थे। अब घर आ जाए, मैं बताता हूँ आपको, रहमानी ने कहा। उम्मीद है अब की शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ, आमिर ने कहा और कॉल काटकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और रहमानी के बंगले के मेन गेट पर आकर इसने हार दिया और गेट खिलने पर गाड़ी अंदर ले आया। सुबह के दिन के 10 बजे बजने लगे थे। असलम रहमानी ने कारोबारी कास्कालकी से इसका इस्तकबाल किया था और इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। जी आमिर साहब, क्या लेंगे, अब चाय या कुछ? और वह मुस्कुरा कर बोला तो आमिर ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। नहीं, अब आप आए हैं तो कुछ आदाब मेजबानी हमें भी तो निभाने दीजिए, वह बोला और बेनलफे से अपनी बीवी को पुकारा था। बेगम, कहा हो भाई, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी पिला दो। आमिर ने इसे मना करना चाहा मगर इसने फिर अपनी बीवी को पुकारा था।
इस लम्हे एक दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत जवान औरत उलझे बालों को समेटती हुई बाहर आई। आमिर की निगाहें इसकी तरफ उठी और पलटना भूल गई। वह फरीदा थी। इसे कल ही इसने हसन के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था और इससे चंद दिन पहले इसी किसी सुहेल नामी मर्द के साथ भी देखा था। कल इसे गाड़ी में देखकर आमिर को लगा था कि वह उन बालों को कहीं देख चुका है। इस वक्त हर चीज़ वाज़ह हो गई थी। वह इसके सामने मसमा खड़ी थी। यह फरीदा थी, असलम रहमानी की बीवी, हसन की महबूबा और सुहेल नामी किसी मर्द की शायद गर्लफ्रेंड थी। आमिर का दिमाग सुनास होने लगा। भाई चाय बना दो, मेहमान आया हुआ है, असलम रहमानी ने फरीदा से कहा, जबकि आमिर का दिमाग अभी तक अचानक लगने वाले इस झटके से संभल नहीं पाया था। इसकी निगाहें अभी तक इस लड़की पर टिकी हुई थी, जिसकी उम्र शायद 30 को छू रही थी, मगर इसने खुद को संभाल के रखा हुआ था। वह कहीं से 25 से ज्यादा की नहीं लगती थी। लिबास की तराश खराश बेहद उम्दा थी और चेहरे की मुलायम जल्द बता रही थी कि इसका खास ख्याल रखा जाता है। आमिर ने इसे गहरी निगाहों से देखा। वह बेहद जवान और हसीन थी, जबकि असलम रहमानी इसके सामने बूढ़ा नजर आता था। उनके दरमियान उम्र की गहरी खलीज, पता नहीं उनकी शादी कैसे तय पाई होगी। मगर शादी के बाद जो कुछ हो रहा था वह आमिर के इल्म में आ चुका था। फरीदा के एक नहीं कई जगह चक्कर चल रहे थे। हसन को इसने अपनी उल्थोम के जाल में कैद कर रखा था, जबकि सुहेल नाम के किसी आदमी के साथ इसे आमिर अपनी आंखों से देख चुका था। वो खासी दीदा दलेर थी। सुहेल को अपने घर बिलकाया इसने अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकी थी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ, फरीदा ने कहा और एक उकटी हुई सी निगाह आमिर पर डालकर किचन की तरफ चली गई। जी आमिर साहिब, असलम रहमानी ने कामना कर गला साफ किया था। मुझे पता है, अब बहुत दूर से इस छोटे से मसले को हल करने के लिए आए हैं। जी हाँ, मुझे आना पड़ा। रहमानी साहब, आपकी तरफ से कोई वाजिब जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा ने मुझे अब से मिलने भेज दिया ताकि इस मसले को हम बामे पामा और तयाम से हल कर सके। लेकिन मसला तो हल हो चुका है, आमिर साहब, रहमानी ने कहा। वह कैसे? मैंने आपको बता दिया था फ़ोन पर भी कि वह प्लाट बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है, वह इत्मीनान से बोला। आमिर के माथे पर सिकन उभर आए। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे जिसके मुताबिक आधी रकम अदा की जा चुकी थी और कानूनी तौर पर हम इस जायदाद के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ बाकी की आधी रकम की अदायगी बाकी है और फिर हमें कब्जा मिल जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा और जिस मार्ड पर हमने दस्तखत किए थे वह मेरे पास है, जिसे मैं जाए कर दूंगा, और आप लोगों ने जो रकम अदा की थी वह भी कुछ अरसे में आपको मिल जाएगी, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, रहमानी ने कहा और आमिर को देखकर मुस्कुराया। यह वदा की खिलाफ वाई है। आमिर के हाथ सोफे के आठ पर सख्ती से जमे थे। इसे आदमी पर गुस्सा आ रहा था जो अपने अल्फाज से मक रहा था। बात सिर्फ पिलटा की नहीं थी, वह जगह इसके पापा के एक दोस्त की थी जिसे रहमानी ने खरीद लिया था। पापा इसमें पहले से दिलचस्पी रखते थे। रावी रोड की यह लोकेशन उन्हें बहुत पसंद थी। वदा खिलाफी नहीं है आमिर साहब, वो जगह मेरी है, मैं जिसे चाहूँ हूँ। अब छोड़ी चाय पिन, इसने कहा। फरीदा चाय की लवमटा भरी टोकरी धकेलती हुई अंदर आई थी और बर्तन मेज पर रखने लगी। यह वदा खिलाफी ही है रहमानी साहब, कानूनी तौर पर हम ही इसके मालिक हैं, इसने तल्खी से कहा। इसका चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं था। अब चाय पी, इसने कहा। मगर आमिर उठ खड़ा हुआ और फरीदा वापस एक दरवाजे की ओट में गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बात पर फिर से गौर करें, मैं बाद में कॉल करूँगा। मैंने काफ़ी गौर करने के बाद यह मार्ड ख़त्म करने का सोचा है, रहमानी बोला। लेकिन अब चाय तो पीते जाए, मुझे अपनी खिदमत से यूँ माआमत तो ना करें। इसने खोखली मेहमान नवाजी का माआ करना चाहा, लेकिन आमिर बाहर जाने के लिए पार टूल रहा था। इसके इसरार के बावजूद वह बाहर निकल आया और गाड़ी सटटा करके रोड पर आ गया। रहमानी से मिलकर इसकी तबीयत बदमा हो गई थी। वह हर सूरत पिलटा के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था। वह उनकी प्रॉपर्टी थी। वो यह पिलटा का मामला निपटाने आया था, मगर एक और राज से पर्दाफाश हो गया था। फरीदा को रहमानी की बीवी के रूप में देखकर इसे हैरत का धाक लगा था। वो जो कई कस्टियों की मुसाफिर बनी हुई थी। सबसे अहम बात यह थी, हसन इस लड़की से शादी करना चाहता था। वह मुस्तकबिल के लिए मंजब बना चुका था। होटल की लॉबी में इसने आमिर को साफ अल्फाज में बता दिया था कि वह फरीदा से शादी करेगा और पाया को छोड़ देगा। अगर वह हसन को फरीदा की हकीकत बता दे तो शायद वह फरीदा पर लानत भेज देगा। आमिर ने सोचा, हो सकता है फरीदा की हकीकत जानने के बाद वो पाया को छोड़ने का इरादा भी तर्क कर देता। वह गाड़ी को कसरत सड़कों पर डायरेक्ट हुए सोचता रहा। इसके जहन में एक मंसूबा पनपने लगा था। लंच से ज़रा पहले वह घर आ गया। पाया ड्राइंग रूम में सोफे पर दोनों पांव ऊपर किए बैठी टीवी देख रही थी।
कोई सिंगिंग शो था जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इसे आते देखकर वह मुस्कुराई और टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। वो इसके करीब आधा और एक किशन गोद में रखते हुए इसे देखा और कहा, क्या हो रहा है? पाया बोली, कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम ना पटट रही। सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होकर टीवी देखने बैठ गई। वह दिन भर की मज़ूक़ेटा गिनावन लगी। आमिर दिलचस्पी से सुनता रहा। गंडमी रंग के सादा से सूट में वो आसबा ममूल बहुत प्यारी लग रही थी। बाल जुड़े की सूरत में पुष्ट पे थे। चेहरा अमका आरी होने के बावजूद निखरा हुआ था। फिर पाया बोली, अब का काम हुआ कि नहीं? काम अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। आमिर ने यकीन से कहा। अगरचे रहमानी से मुलाकात हौसला शिकन थी मगर इसे यकीन था वह इससे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेगा, चाहे इसके लिए उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वह सोफे पर से उठी और नाजुक पीर सिया कपड़ालों में उड़ती हुई किचन की तरफ बढ़ी। वह इसके पीछे आया और टैब से हाथ धोए। तब तक पाया ने टेबल पर कई बर्तन सजा लिए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। खाने की खुशबू फैली थी। आमिर की भूख चमक उठी। वह कुर्सी खींचकर बैठ गया और कहा, तुम नहीं खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। वह उदास सी बोली, क्यों, किया हुआ है? वह चौंका। वैसे ही दिल नहीं कर रहा, अब खाए। ऐसे नहीं चलेगा पाया, चुल्लू आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ। वो इसे देखकर बोला, जो टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। फिर आमिर ने कहा, हसन से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वह सर झुकाकर बोली। तो आमिर के दिल पर काकसा लगा। वह शायद अपने शौहर को मिस कर रही थी और इसके राब्ता ना करने पर उदास थी। इसे अपनी भूख गायब होती हुई महसूस हुई। तुम इससे बात कर लो ना, कहीं मसापा होगा। वह काम के सिलसिले में तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा। तुम कॉल कर लो। वो इसका दिल रखने के लिए बोला। खुद इसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। ठीक है, करती हूँ। वह अपने रूम की तरफ चली गई। वह सकिटा सा कुर्सी पर बैठा रहा और अपने सामने पड़े खाने की प्लेटों को देखता रहा। मगर भूख मर गई थी। कई बार भूख का सीधा सा ताल्लुक हमारे आसटा से होता है। गम और उदासी के लम्हों में भूख खत्म हो जाती है। इस पर भी अचानक से कनटीटा सी तारी होने लगी। यह ख्याल इसके लिए तकलीफ दे था कि पाया हसन को मिस कर रही थी। चंद लम्हों बाद वह फ़ोन कान से लगाए अंदर आई और बोली, जी वह यहीं मौजूद है, अब बात करें उनसे। टेबल के करीब आकर इसने फ़ोन आमिर की तरफ बढ़ाया था, जिसे इसने बुझे दिल से थाम लिया। कैसे हो? हसन ने कहा था। आमिर को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। कायईटा से हूँ। तुम सुनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो पाया को सुनाने के लिए बोला, जो कुछ बर्तन संख में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। हसन का आका लगा कि हिंसा था, एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाओ निगाह। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाओ निगाह, इसने धन पिसट हुए कहा। इस लम्हे पाया किसी काम से बाहर चली गई। इसके जाते ही आमिर ने इसे दबी जुबान में कहा, ऐसे कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है, वरना अभी पाया के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखता हूँ। अभी ना बताओ इसे, मैं बाद में खुद ही बता दूंगा। इसने काइटी से कहा, बकवास ना करो, कहा हो इस वक्त मुझे तुमसे मिलना है। सुबह भी मैं होटल आया था, तुम स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना करके गए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ आने नहीं दिया। यार, शाम से पहले वहीं आ जाओ। इसने कहा, ठीक है।